अब के अनुशासन में मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि स्तर बहुत गिर चुका है। विधायक को आप सुनेंगे, मैंने दिया मैंने दिया मैंने दिया, एक बार भी सरकार का नाम नहीं लेता। कैसा कृतज्ञ आदमी है। मेरी रूटीन वही है और इसीलिए मैं 73 वर्ष में भी प्रभु ने मेरे को तंदुरुस्त रखा है। तो निश्चित रूप से अगर पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया तो ये आशीर्वाद निश्चित रूप से देंगे, बारी की बात नहीं करेंगे। कि पहले की राजनीति में और आज की राजनीति में कौन सा अंतर आ गया है, किस तरह की आज की राजनीति और किस तरह की पहले की राजनीति हुआ करती थी। कुल्लू में आपको ऐसे कौन से काम लगता है कि जो सुंदर सिंह ठाकुर जी को करने चाहिए थे और वो नहीं कर पाए? इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री राम फिजियोथेरेपी मंडी। फिजियोथेरेपी की अति आधुनिक मशीनों के साथ बांगा आई हॉस्पिटल कुल्लू, आंखों की समस्या का तुरंत समाधान। देवधाम कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट, बार एंड ओपन कैफे। सागर ज्वेलर भुंतर, अपनों के लिए अपनों का विश्वास। रतन ज्वेलर मंडी, हिमाचली आभूषणों के सरताज। और विजन इंडिया फाउंडेशन, आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं। नमस्कार, मैं हूं खेमराज गौतम। आप देख रहे हैं न्यूज प्लस टीवी। अभी आप देख रहे हैं न्यूज प्लस का खास कार्यक्रम सफर विधानसभा का। दर्शकों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि इसमें हम खास करके सभी हिमाचल की सभी विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं और जो विधायक पद पे अभी चुनाव लड़ने वाले हैं उनसे रूबरू होते जा रहे हैं। तो आज हमारे साथ हैं बहुत ही दिग्गज और अनुभवी नेता राजा महेश्वर सिंह जी। आज हम इनसे भी जानेंगे कि राजनीति के बारे में, इस बार आगे जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं इसमें किस तरह की राजनीति होने वाली है और किस तरह से कौन सी सरकार आने वाली है। तो राजा महेश्वर जी, आपका स्वागत है न्यूज प्लस टीवी में। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, क्योंकि आप बहुत ही अनुभवी और बहुत ही पुराने समय से, कई दशकों से आप राजनीति में हैं, तो इसलिए आप थोड़ा सा दर्शकों को ये बता दें कि पहले की राजनीति में और आज की राजनीति में कौन सा अंतर आ गया है, किस तरह की आज की राजनीति और किस तरह की पहले की राजनीति हुआ करती थी। देखिए, मेरा जो ये राजनीतिक सफर है ये 45 वर्ष बीत गए और ये बहुत लंबा अरसा है। और आपका प्रश्न है कि तब की राजनीति और अब की राजनीति में क्या अंतर तो बहुत पड़ गया। हम लोग जब विधायक बने थे तो ये मेरा सौभाग्य था कि उस वक्त के जो स्पीकर थे वो भी अनुभवी थे और जो मुख्यमंत्री थे वो अति अनुभवी थे। उनका भी बहुत लंबा चौड़ा जीवन उसमें राजनीति में था। वह हैं श्री शांता कुमार जी। और शांता कुमार जी जब हमारे मुख्यमंत्री थे उस वक्त विधानसभा का स्तर बहुत ऊंचा था। और ऊंचा इसलिए था जहां नेता और स्पीकर दोनों ही अनुशासन में को तवज्जो देते थे, इसीलिए था। ठाकुर सेन नेगी जी, उनका अनुभव मुझे याद है कि जो हमारी विधानसभा है कभी भी उसका स्तर नहीं गिरा, कभी नहीं गिरा। और एक वक्त आया था कि जब हमको धरना देना पड़ा था, तब भी उन्होंने इतना ही कहा था कि अब इस विधानसभा का स्तर जो है वो मुझे उसको थोड़ी ठेस लगी है, इसलिए इसमें इस प्रकार का कोई भी सीन नहीं होना चाहिए। तो वो
एक विधायक को लेकर हुआ था बिलासपुर से, और वो बहुत लंबी चौड़ी कहानी हो जाएगी। तो मेरा कहना ये है कि इतना हमारा स्तर था कि एक दफा लोकसभा के अध्यक्ष, उन्होंने चाहा कि वो हमारी विधानसभा को एड्रेस करेंगे, बलराम जाखड़, और उन्होंने जब संबोधन किया तो हमारे स्पीकर साहब का कहा कि अध्यक्षों के दादा गुरु, अर्थात लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो एक विधानसभा को, छोटी सी विधानसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार से संबोधन कर रहा है। और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि इनसे बहुत सीखा हमने। यहां अनुशासन कहीं है हिंदुस्तान में तो यहां हिमाचल में प्रथम है। और अब के अनुशासन में मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि स्तर बहुत गिर चुका है। तू मैं की बात होती है। उस वक्त के और इस वक्त के अब और भी अंतर है। समय का अनुपालन, स्पीकर साहब सबसे पहले वक्त बांट देते थे। कोई भी विषय है, 1 घंटे का है तो भी बोल देंगे, शुरू में ही बोल देंगे, भाई अध्यक्ष आप सदन के नेता, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका कितना टाइम लेंगे, फिर प्रतिपक्ष को पूछना, फिर बांटकर हमको सारा सामान दे देना कि इतना है, इतने में आप उसको समाप्त करना है। ये एक बहुत बड़ी बात थी। और प्रश्न से बाहर आजकल मैं देखता हूं भाषण दे देते हैं, 3 ही प्रश्न या 2 प्रश्न, कभी कभी तो प्रश्न काल खत्म, 0 आवर में जो बात उठनी चाहिए वो प्रश्न काल में ही उठ जाती है, व्यर्थ में कोई कार्रवाई नहीं होती। तो वो बिल्कुल, अगर हम प्रश्न से बाहर जाते थे तो एकदम इस प्रकार से कहते थे प्रश्न बनाइए, और नहीं बनाए तो आगे का नाम कि तुम भाषण दे रहे हो। जब सदस्य कहते थे सर हमको न्याय, मेरा प्रश्न, कहते तो बोल तो रहा हूं, पूछना है नहीं तो अब नहीं होगा। ये था उस वक्त का। और फिर देखिए जो वहां पर कार्यवाही होती थी उसका भी बड़ा असर था। विषय से बाहर किसी को जाने ना देना। और उस समय शांता कुमार जी का जो कार्यकाल था, उन्हों को आज भी हम याद करते हैं। अनुशासन के लिए ही नहीं, बल्कि देखिए नो वर्क नो पे उन्होंने चलाया था। पहले तो उसकी बड़ी आलोचना हुई, उस वक्त आलोचना करते थे, आज सब उस बात को दोहराते हैं कि वो अच्छा था। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, उन्होंने एक प्राथमिकता बहुत गंभीरता से ली, गांव में पेयजल सुविधा पानी वाला मुख्यमंत्री कहलाए थे वो। ना केवल यहां, जब हम टूर में जाते थे एज विधायक और बाद में सांसद, तो सभी कहते थे आप हिमाचल से? तो हम कहते थे जी हाँ, क्योंकि एक तो टोपी की पहचान, दूसरा इंट्रोडक्शन देते थे। हाँ, वो शांत कुमार, किसी को नाम नहीं याद तो शांत कुमार बोलते थे कि उनके प्रदेश से हैं, वो पानी वाला मुख्यमंत्री। ये नाम जो कमाया उन्होंने, और मेरा सौभाग्य कि यहां उस वक्त इतने गांव थे जहां पानी नहीं था, अगर पानी पहुंचा है जहां ऐसे कठिन स्थान थे तो शांता कुमार जी की शुरुआत है। आज वो काम कहां बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब अपने जयराम जी ने और प्रधानमंत्री ने तो उसको बहुत आगे तक ले गए। और उसके बाद सड़कें कहीं नहीं थी। बंजार का मैं विधायक था, आप जानते हैं बंजार में कितनी सड़कें थी। आज अगर बंजार के लोग मुझे याद करते हैं, वो उसका आभार व्यक्त करना चाहूंगा अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी का सर्वप्रथम, और धूमल जी का। देखिए जो सड़कों का बनना, यहां आप देखते थे खराल में भी गाड़ी नहीं थी, हम यहां से पद यात्रा करते थे, मनाजे में गाड़ी नहीं थी, यहां बेखली में गाड़ी नहीं, शहर के निकट नहीं थी। बंजार तो फिर और भी कठिन और दुर्गम क्षेत्र था।
दुर्गम क्षेत्र था। तो जब यह योजना आई और धूमल जी यहां मुख्यमंत्री थे, तो ना केवल हमको नाबार्ड का भी नाम पता नहीं था, विधायक जरूर थे हम, नाबार्ड का नाम पता तब लगा जब धूमल जी मुख्यमंत्री बने। नाबार्ड के अंतर्गत उन्होंने यहां की सड़कें ली और फिर नाबार्ड के साथ साथ जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जुड़ी, तो छोटे छोटे गांव तक भी आज सड़क है और वो सड़क वाला मुख्यमंत्री कहलाए। और फिर अब की बात करूं, अब तो विकास इतना हुआ है कि अगर उसके एक एक करके गिनाएं तो फिर वो एक ही बात है कि जैसा मैं कह रहा हूं कि आज मेरा कार्यक्रम है, सर्वांगी विकास हुआ। कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैं लाभार्थी नहीं हूं। योजनाएं बहुत हैं और जब हम कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, तो कांग्रेस वाले उसका मजाक उड़ाते हैं, कहां का डबल इंजन? अरे क्यों नहीं है? क्या आपने कभी सोचा था कि घर घर में गैस कनेक्शन होगा? क्या किसी गरीब को भी ये लाभ मिलेगा? लकड़ी इकट्ठा कर करके लोग जाते थे गांव, और खाना बनाने से ज्यादा लकड़ी इकट्ठा करने में समय लगता था। और यहां पर उन्होंने जब योजना शुरू की, तो प्रधानमंत्री जी की जो योजना थी उसमें चूल्हे की कीमत और बाकी अपने आप करना पड़ता था, गैस कनेक्शन मिलता था निःशुल्क। और जयराम जी की सोच देखिए, उसके बाद उन्होंने यहां लाई योजना, और इस योजना में सबने के जो गृहिणी योजना आई, आज देखिए पूछ पूछ पर गांव में कनेक्शन दिया जा रहा है और रिकॉर्ड बन गया। कुल्लू जैसा छोटी कंस्टिट्यूंसी, उस कंस्टिट्यूंसी में भी, कंस्टिट्यूंसी तो छोटी है लेकिन क्षेत्रफल बहुत है, वोटर कम है। आज यहां कुल्लू में कल मैं बता रहा था कि 6000 कनेक्शंस, 6000 का आंकड़ा पार हो गया है। ये जो है इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को मिले हैं। और ऐसा भी है, कहां जाओ जहां कोई पुरुष है उसका कोई सहारा नहीं, अकेला है तो उसके नाम से भी है। और इस चीज का भी मजाक उड़ाते हैं कि गैस महंगी हो गई, और फिर तथ्यों पर बात नहीं करते। और सबसे ज्यादा अगर इस बात का मैं श्रेय दूंगा कि जो तथ्यहीन बातें करता है, तो हमारा माननीय विधायक है। प्रश्न और जो जहन में आया है, अभी आप कुल्लू विधानसभा क्षेत्र से हैं और यहाँ पर विधायक अभी सुंदर सिंह ठाकुर जी हैं, आपको यहाँ के बारे में आप थोड़ी सी चर्चा कर लें कि कुल्लू में आपको ऐसे कौन से काम लगता है कि जो सुंदर सिंह ठाकुर जी को करने चाहिए थे और वो नहीं कर पाए या असमर्थ रहे उन कामों को करने में? मैं उस पर टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन उनका स्वभाव, मुझे याद है कि जब वीरभद्र जी थे मुख्यमंत्री, और मुझे भी, अभी ताजी बात करूंगा, पीछे की छोड़ रहा हूं क्योंकि ये इस कार्यकाल के साथ संबंधित है। जब वीरभद्र जी थे तब ये जो विधायक प्राथमिकता मिली, विधायक निधि मिली, उस वक्त नहीं शुरू हुई थी, धूमल जी के समय शुरू हुई थी। लेकिन मेरे को कब इसका लाभ पहुंचा? जब मैं हिलोपा बनाई थी, उस वक्त का कार्यकाल विधायक था, उन दिनों में मेरे को विधायक निधि का अनुभव हुआ। सांसद निधि का भी वो दूसरी बात है। और विधायक निधि में जो प्राथमिकता थी, हम उसका सबसे पहले श्रेय देते थे वीरभद्र जी को या धूमल जी को, क्योंकि वीरभद्र जी ने हमारे कार्यकाल में वो चालू हुई यहां पर मेरे लिए, लेकिन प्रदेश में धूमल जी ने की, तो उसका श्रेय मैंने जरूर लिया। क्यों? हम सबसे पहले ये कहते थे, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा वीरभद्र जी का, जिनकी बदौलत हमको ये सुविधा मिली, और इसकी शुरुआत की थी धूमल जी ने, और अमाउंट भी बढ़ा था। विधायक को आप सुनेंगे
मैंने दिया, मैंने दिया, मैंने दिया, एक बार भी सरकार का नाम नहीं लेता। कैसा कृतज्ञ आदमी है। ये जो तुमको पैसा दिया, करोड़ों में पैसा आ रहा है, किसने दिया? सरकार का धन्यवाद करो। आप कैसे हैं, जो हम कैसे हैं, जो आज विधायक है, मैं तो कुछ भी नहीं, ये तो सिर्फ बांटने का काम करते हैं ना। ये बोटी को श्रेय नहीं देना कि मैंने ही बनाया है, मैं नहीं बना रहा, बनाया तो उसने, बांट रहा है तो तू अच्छी तरह बांट इसको। और फिर इतनी छोटी राजनीति। एक उदाहरण दूंगा, कल भी मैंने दिया था लेकिन उसमें थोड़ा गलती हुई है। यह हमारी पाला भुंतर पंचायत है। पाला भुंतर की पंचायत का प्रधान और उपप्रधान, उनको उन्होंने पैसा मांगा। किस चीज का? क्योंकि सरकार ने एक नई नीति को पैसा देने की शुरू किया है कि इसको, जो सामुदायिक भवन, अगर 15 लाख रुपया सांसद निधि से विधायक देगा तो मुख्यमंत्री जी उसके ऊपर 25 लाख की ग्रांट देंगे, ताकि सामुदायिक भवन जो बड़े बड़े बनने हैं, ये सारे में 4, 5, 6 जगह में बने। और उसको पहले इल्म नहीं था कि वो व्यक्ति जो हमारा कायद है, जो वो प्रधान है, बीजेपी का है। जब उसको बीजेपी पढ़ने को मिला, उसको बुलाया, बोला या तो तू कांग्रेस में आ जा, नहीं तो मैं ये पैसा तेरा कैंसिल कर दूंगा। उसने बोला भाई आप ठेका दे दो, सरकार का पैसा ठेका दो, 25 लाख और आएगा, आप नाम आपका हो जाएगा कि आपने दिया, बांटा था, दिया तो सरकार ने। और उसने कैंसिल कर दिया। क्या कोई सारी, आप चाहे जो महिला मंडल है, चाहे कोई बड़ी संस्था है, ये सामुदायिक भवन केवल कांग्रेस वाले बैठेंगे? सारी जनता के लिए है। और क्या ये कहीं है कोई महिला मंडल शुद्ध रूप से कांग्रेस का हो जाए? और महिला मंडल को भी बांट बांट कर, जो वो अपनी ढोलक चिमटा देने, पहले तो ठेका किया और वहां से बांटता था, फिर बिल मांगता था, बिल उनको रिफंड करता था। यहाँ पैरेलल दुकान खोल दी थी, कुर्सियों की वगैरह की, सबकी, और बड़ा झगड़ा हुआ। अब सरकार ने थोड़ा सा प्रावधान किया पैसे देने का, तो महिला मंडल को बुलाता है, फिर यहां पर कांग्रेस को बोलता है ये मेरे कार्यक्रम में आना है, तो तब नहीं तो मैं तो ढोल का चिमटी भी वापस ले लूंगा। क्या आदमी तुम? ये हमारा व्यक्तिगत नहीं है। जो सरकार है होती है समय की, उसकी बदौलत है। हो सकता है कल कोई ऐसी सरकार आए इस सुविधा को बंद कर दे, हो सकता है इसको और ज्यादा बढ़ाए, तो क्या ये हमारी हो गई? हम तो सिर्फ बांटने वाले होते हैं, जनता के प्रतिनिधि। और मैं तो कुछ नहीं हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं इन बातों को कि मेरी सरकार है और सरकार कितना काम कर रही है। कल देखिए, क्या लोग ऐसे ही आते हैं? 2000 का टारगेट था, जो हमारी संख्या थी, जो रिकॉर्ड है आपके पास हमारा महिला मोर्चा का। महिला मोर्चा के 2200 लेडीज, आप इस बात के साक्षी हैं, कितनी भरी पड़ी थी। और वर्षा में हमारा इंतजाम जो जितने में था वाटर प्रूफ, वो खच भरा था, तब भी लोग इधर उधर बैठे, लेकिन गई नहीं महिलाएं। इससे ज्यादा क्या सौभाग्य मिलेगा मेरे को? इसलिए मैं हमारी जनता जो है यहाँ की, इसका कृतज्ञ है। और जो सड़कें नहीं थी इस एरिया में, अब सड़कें तो बन गई, लेकिन मेरी पैदल चलने की क्षमता आज 73 वर्ष में भी कम से कम इतनी है जो 40 वर्ष का नॉर्मल आदमी चलता होगा। मैं उसका जोड़ करके रखा है। 2 लाख कुछ हजार थी पहले, और ये 10 किलोमीटर रोज जोड़ो तो ये 45 वर्ष में आपको पता लग जाएगा। हार कर मैं बरसाती मेंढक की तरह छुपा नहीं, और जीत कर भी कभी भी घर में ज्यादा नहीं बैठता। मेरी रूटीन वही है, और इसीलिए मैं 73 वर्ष में भी प्रभु ने मेरे को तंदुरुस्त रखा है।
जी राजा महेश्वर जी, अभी एक बात और भी जहन में आई है, जैसे आपने बीच में बंजार का नाम भी लिया, तो आपने बंजार विधानसभा क्षेत्र से भी चुनाव लड़े हैं, वहां पर भी अच्छे विकास कार्य किए हुए हैं, करवाए हुए हैं। तो आप एक बात और आप हमें थोड़ा सा क्लियर कर दें, दर्शकों को क्लियर कर दें कि भाई बंजार विधानसभा क्षेत्र और कुल्लू विधानसभा क्षेत्र की यदि तुलना की जाए, सबसे ज्यादा प्रेम या सबसे ज्यादा आनंद आपको कहां पे राजनीति में आया? देखिए ना, समय की बात है। बंजार ने मेरे को राजनीतिक दृष्टि से जन्म दिया है। पहला चुनाव विधानसभा का मैंने वहां लड़ा है और वहां के लोग उस वक्त बहुत भोले भाले थे, भोले भाले थे, देवताओं को पर विश्वास करने वाले, सब करने वाले, और उन्होंने बहुत प्रेम दिया। क्योंकि पहले तो कहते थे ना कि मैं आउटसाइडर हूं, धरती पुत्र नहीं हूं। कुछ लोग उस राजनीति में कहते हैं और सत्य भी था, मेरा वहां कुछ नहीं था। लेकिन रूपी का एरिया भी उसी में था, आपका मणिकर्ण एरिया उसमें था, और उस वक्त की सादगी लोगों की, और विकास कार्य नाम मात्र, धन का अभाव। एक सड़क के लिए 10,000 दे दूं ना कहीं से प्रावधान करवा के, तो हमारा कार्यकर्ता एक टांग पर नाचता था। आज 10 लाख भी दे दो, बोलते जी कम है। ये तुलना है। अब लोग भी बदल गए, जमाना भी बदल गया और सब कुछ बदल गया, लेकिन बंजार के जो बुजुर्ग हैं उस वक्त के, आज भी मुझको याद करते हैं। और आज भी अब मैं राजनीति के लिए तो वहां जाता नहीं, अब देवनीति के लिए जाता हूं। आज भी मैं जाना था, बारिश हुई, और देवता वाले वो तो हमारा पारिवारिक है, शुरू से लेकर रघुनाथ जी के छड़ी बरदार होने के नाते आनी तक जाता हूं जहां देवता बुलाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है उस वक्त का समय। अब यहां क्या है, यहां की भिन्न परिस्थिति है। शहर का वोट भी है, फ्लोटिंग वोट भी है, ग्रामीण वोट भी है। पार्वती वैली तो ज्यों की त्यों है, लग वैली भी पिछड़ापन है, और ये सारे एरिया में पिछली बार तो धरती पुत्र का नारा लगा, वो छोड़िए, धरती पुत्र मैं भी यहां का ही था। लेकिन एक चीज और है कि जो मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि झूठी राजनीति थोड़े दिन चलती है। मेरे को दौलत राम चौहान कहते थे, महेश्वर सिंह सच बोलोगे तो आपको क्षणिक हानि होगी, झूठ बोलोगे तो क्षणिक लाभ होगा, अंत तो अभी उसका फायदा नहीं होगा, फिर हानि हो जाएगी। क्यों? उदाहरणतः मेरी आदत है स्पष्टवादिता जीवन में। कोई आएगा, वो सुनूंगा, अगर वो काम हो ही नहीं सकता तो मैं कह देता हूं कि भैया ये काम नहीं हो जाना, कर ही नहीं सकते हम। ऐसा राजनीति में कभी कभी घाटा डालता है। एक जिला परिषद मेंबर को बोला कहीं बड़ी स्पार करने के लिए, वो आए, और वहां पर वो आर्मी का काम है, वहां कितनी सिफारिश चलती है बताओ। तो मुझे कहा कि अमुक व्यक्ति को मैंने नेता को दिया, कहा अगर तुम फोन करो। मैंने कहा बहन जी मेरा फोन क्या करेगा, आपको इतना ही विश्वास था तो जब पेपर दे रहे तो दस्तखत करवा लेते अपने नेता के लिए, पर वो सुनते किसी के नहीं, नेता का भी नहीं होगा, मेरिट है। आज मैं कहा टाइम ऐसा आ गया तो हम तो वो निलवा सकते मल्टीपर्पज वर्कर, तुम कर रहे हो कहां की बात, तो बात ही करनी छोड़ दी मैंने। तो मतलब ये क्षणिक हानि होती है, और मैं इस चीज का आनंद ले रहा हूं। आज लोग आज भी मुझे याद करते हैं, बोला यार जो बोलता था महेश्वर सिंह पत्थर की रेख थी, वो लगा रहता था, करवा देता, कोई नहीं हुआ तो कोई दूसरी बात है, लेकिन जब उसने ना की तो दुख तो बड़ा होता था, बाद में समझ आता था। और इसीलिए मैं आज ये कह रहा हूं आपसे कि मेरी इच्छा, अब प्रत्याशी तो कौन होता है आपने तो कह दिया, लेकिन अभी तो पार्टी पता नहीं टिकट किसको देती है। जो मैंने इच्छा व्यक्त की है इसलिए की है, कोई मंत्री नहीं,
कोई मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं। एक ये बात कि जो गरीब आदमी दरवाजे पर आता है, विधायक के पास तो पैसा देने को होता है, और अब तो सरकार ने परिवर्तन कर दिया, अब तो कैश भी दे सकते हैं, पहले कैश देने का कोई प्रावधान नहीं था, तो हम उसकी मदद कर सकते हैं। जब ये लोग आते हैं मेरे को बोलते हैं कि ये फलाने ने इतना दिया जी, अब आप भी दो, मैं कहां से दूं? अगर मैं दूं तो आजकल जो चुनाव लड़ने के लिए जो अपने को कह रहे हैं ना कि हम इनवाइट करो, हमने पैसे देने, उनके पैसे खत्म हो गए, अब भागते हैं इधर उधर, क्योंकि उन्होंने सोचा कि चुनाव तो तुरंत हो जाएंगे, अभी हो रहे हैं अक्टूबर में, तो अब कई तो हो गया, अब शांत। तो मैं इस प्रकार से सोच रहा हूं कि अगर देखो, एक मैंने बात पढ़ी थी कि जब हम जग में आए हैं, हम रोए जग हंसा, ऐसी करनी कर चलो कि जग रोए और मैं हंसू। कि राजनीति में अच्छा बुरा लोग बोलते रहेंगे, मैं अच्छा हूं बुरा हूं, किसी को नहीं हुआ काम तो गाली देगा, और बहुत ही जल्दी गाली देने लग जाते हैं। तो इतना सोचता हूं कि अगर मेरे पास कुछ देने को हो जाए तो आखिर में बैठकर मैंने मंत्री संतरी नहीं, लोगों की सेवा करनी है और उसका सदुपयोग करना, ताकि जब मैं जाऊं तो लोग दो आंसू मेरे लिए फेंके, ऐसा ना बोले गंद गई। तो राजा महेश्वर जी, आपने बहुत अच्छे बातें कही, बहुत अच्छे विचार रखे, और साथ में एक अंतिम प्रश्न और है, जैसे कि आप बहुत ही पुराने अनुभवी, आप राजनीति का बहुत पुराना अनुभव है। हिमाचल का एक इतिहास रहा हुआ है, वैसे यहाँ पर रिपीट नहीं हो पाया है। अपने शांता कुमार जी आए, राजा वीरभद्र जी आए, और अपने धूमल जी ने बड़ी कोशिश की, पर यहाँ का एक रिकॉर्ड जैसा बना हुआ है कि यहाँ पर सरकार रिपीट नहीं हो पाई है। क्या लगता है आपको, ठाकुर जयराम जी इस बार सरकार रिपीट कर पाएंगे? देखिए, ये ऐसा रिकॉर्ड मात्र हिमाचल का नहीं था, जहां भी सरकारें आई बदलती रहती हैं, इसलिए बारी का इंतजार करते थे। और सरकार जो है जब बनती थी फिर आनंद करते थे सब, फिर को लोगों की जाते भी नहीं थे लोगों के बीच में, या ऐसी परंपरा थी। मुख्यमंत्री तो फिर 5 साल के बाद ही जाएगा घूमने। ये सबसे बड़ा अंतर है कि जो ऊपर वाले बैठे हैं, संगठन में बैठे हुए प्रधानमंत्री जी बैठे हुए स्वयं, अब अमित शाह जी थे पहले संगठन के अध्यक्ष, ये दोनों ही संगठन और ऊपर हमारी रोज क्लास लेते हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो सिर्फ कार्यकारिणी का सदस्य हूं कि ये किया, ये किया, पूर्व विधायक होते वो ये किया कि नहीं, रिपोर्ट कार्ड भेजो। तो हम ऑलवेज बिजी बोलते उन्हें, आपके पास कार्यकर्ता भी, वारा हम तो 24 घंटे के नौकर बन गए, ये बात कहते हैं। तो इतना घूमना, और आज मैं दावे से कहता हूं प्रदेश में एक भी ऐसा आदमी नहीं है जो किसी न किसी योजना से लाभान्वित नहीं हुआ है। क्या पहले ऐसे होता था? क्या पहले गैस कनेक्शन मिलते थे? क्या इलाज के लिए पैसे मिलते थे? ये जो चीज है, गरीब को 5 लाख रुपया, देखो आप जहां सड़कें नहीं थी, अगर आदमी सीरियसली बीमार हो जाए तो पहरेदार बैठ जाते थे, इलाज की चिंता नहीं करते थे। कहां करनी, या तो उसको फिर उठा के ले जाना पड़ा, सड़क भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, ऋण निकालना पड़ेगा। आज तो छोटी सी बीमारी भी हो, चलो चलो अस्पताल को, पैसे भी नहीं ले आने, 5 लाख यही मिल रहा है। बीमार किसके घर में नहीं होता? गैस कनेक्शन किसके पास था? ये जो चीजें दी हैं, तो आप देख रहे हैं जो लाभार्थियों के सम्मेलन हो रहे हैं, बढ़ चढ़कर हाजिरी होती है। मैं आनी गया हुआ था, आनी में देखा पुरुष थे 500 और महिलाएं थी हजारों में, और बैठे हुए इंतजार करने। अब मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में घूमता है तो कष्ट होता है इनको। मुख्यमंत्री जी वीरभद्र जी भी घूमते थे हेलीकॉप्टर में, भैया उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। हमारे मुख्यमंत्री को यह है, प्रतिदिन तो कहीं ना कहीं जाता है, 2-2 कंस्टिट्यूएंसी में टूर करता है, इंस्पेक्शन करता है। अब उद्घाटन और शिलान्यास भी बढ़ गए क्योंकि स्कीमें बढ़ गई, तो क्या ये लोग भूल जाएंगे? क्या बिहार में, यूपी में किसी ने दूसरी बार सरकार बनाई थी? तो हम भी तो अभिन्न अंग होंगे इस देश का। ये समझ में आना चाहिए कांग्रेसियों को। बारी ऐसे आ जानी है,
तुम अनाप शनाप करते रहो, बारी आ जाएगी। क्या ये योजनाएं भूल जाएंगे? इसीलिए बार बार संगठन भी कहता है कि लोगों की जो याददाश्त है वो कम होती है, ताजा देखते हैं, इसलिए घूमते रहो तुम। अब कोई भी एमएलए आराम नहीं कर सकता बीजेपी का, और फिर इन कांग्रेसियों को भी भागना पड़ता था जो 5 साल के बाद, और जो हार जाते थे कांग्रेस में उनका तो हाल ऐसा था जैसे बरसाती मेंढक होता है, फिर सो जाना, फिर सीजन आया, बरसात आई तब ट्राई करनी, वो गया समय। इसीलिए हम सब सक्रिय रहते हैं। तो बहुत ही धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। और इसी के साथ ही आप एक थोड़ा सा संदेश हिमाचल वासियों को या कुल्लू वासियों को आप देना चाहे, इसी आगे जो विधानसभा के चुनाव आने हैं इसके विषय में कोई आप संदेश देना चाहे तो वो दे सकते हैं कम शब्दों में। देखिए, आज जो आपसे चर्चा कर रहा हूं ये आप भी अभी डाल देंगे तो लोग देखते हैं, तो संदेश तो यही है कि आपकी लगता है कि मेरी बात में सत्यता है या जो मैं गलत बोल रहा हूं, ये निर्णय आप करिए। और अगर ये इन बातों पर विचार करेंगे तो निश्चित रूप से अगर पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया तो ये आशीर्वाद निश्चित रूप से देंगे, बारी की बात नहीं करेंगे। धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ राजा महेश जी, बहुत अच्छे से अपने विचार रखे। और इन्हीं आज का ये कार्यक्रम हम यहीं पर संपन्न कर देते हैं। आगे किसी और नए शख्स या नए विधायक के उम्मीदवार के साथ हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीराम फिजियोथेरेपी मंडी। फिजियोथेरेपी की अति आधुनिक मशीनों के साथ बांगा आई हॉस्पिटल कुल्लू, आंखों की समस्या का तुरंत समाधान। देवधाम कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट, बार एंड ओपन कैफे। सागर ज्वेलर भुंतर, अपनों के लिए अपनों का विश्वास। रतन ज्वेलर मंडी, हिमाचली आभूषणों के सरताज। और विजन इंडिया फाउंडेशन, आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं।